नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत की जलवायु तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। साथियों, क्लास प्रारंभ करने से पहले जलवायु को समझने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानना आवश्यक है। बिना इन तथ्यों के आप जलवायु को नहीं सही समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन से तथ्य हैं। सबसे पहले जानना है हमें वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के बारे में। अब यह वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ऐसा दाब जो वायुमंडल हमारी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर डालता है, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यह दाब प्रत्येक स्थान पर समान नहीं रहता है, कहीं पर उच्च रहता है और कहीं पर निम्न रहता है। तो जो वायुमंडलीय दाब है हमारा, वह दो तरीके का होता है। किन्हीं स्थानों पर निम्न वायुदाब होता है और किन्हीं स्थानों पर उच्च वायुदाब होता है। तो यह जो निम्न वायुदाब है या जो उच्च वायुदाब है, या इसे हम लो प्रेशर और इसे हम हाई प्रेशर कह सकते हैं, थोड़ा संक्षेप में। ठीक है, तो अब आप समझिएगा। सॉरी, ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है ऊपर वाला, और ये हाई प्रेशर है। अब इसको संक्षेप में आप लो प्रेशर समझिएगा और इसको हाई प्रेशर समझिएगा। उच्च वायुदाब को हाई प्रेशर और निम्न वायुदाब को लो प्रेशर। अब सामान्यतः क्या होता है, जो पवनों की दिशा की गति होती है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। अगर इनको कोई अन्य कारक ना प्रभावित करे तो हाई प्रेशर से पवनें लो प्रेशर की ओर गतिशील होंगी। लेकिन अगर इनको कोई अन्य कारक प्रभावित कर रहा है तो इनकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जलवायु को समझने के लिए इन तथ्यों के बारे में जानना अपरिहार्य है। बिना इनको जाने आप जलवायु को ठीक से कभी समझ ही नहीं सकते। तो आपको याद रखना है कि सामान्यतः क्या होता है, जो वायु के जाने का गुण होता है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की दिशा में होता है। अब एक वैज्ञानिक थे, या भूगोलवेत्ता कह सकते हैं आप उनको, जिनका नाम था फेरल। फेरल ने एक नियम दिया जिसे फेरल का नियम कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही यह बताया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसको फेरल का नियम कह दिया गया। तो फेरल का नियम क्या कहता है? फेरल का नियम कहता है कि अगर यह हमारी प्यारी पृथ्वी है और यह विषुवत रेखा है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है या फिर उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा साउथ पोल है या फिर दक्षिणी ध्रुव है, तो जब भी कोई पवन उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा की ओर या फिर दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा की ओर चलेगी तो वह बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी। जाना तो इसे सीधा चाहिए था, जो कि हमारा सामान्य नियम कहता है वायुदाब के उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का। लेकिन यहाँ पर फेरल फैक्टर लग जाता है या फेरल का नियम लग जाता है। फेरल के नियम के अनुसार यहाँ से जब भी कोई वायु राशि विषुवत रेखा की ओर जाना चाहेगी तो वह अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी, इस तरीके से। उसी प्रकार अगर कोई वायु उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आना चाहेगी वायु राशि, तो वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, यह बाईं ओर मुड़ जाएगी और ऊपर से उत्तरी ध्रुव से आने वाली दाईं ओर मुड़ जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई वायु राशि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है तो वह अपने फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाएगी, इस तरफ मुड़ जाएगी। अगर उसको जाना है इससे विषुवत रेखा से यहाँ से ध्रुवों की ओर है तो वह वहाँ नहीं जाकर वह थोड़ा अपनी बाईं तरफ मुड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार
अगर कोई राशि विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाना चाहेगी तो वह भी अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। इस तरीके से इस चित्र को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे और इसको हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि किसी भी देश की जलवायु या विश्व की जलवायु समझने के लिए आपको यह नियम समझना बहुत आवश्यक है और इसको हमेशा के लिए याद रखना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि वायु कब बाईं तरफ मुड़ेगी कब दाईं तरफ मुड़ेगी। तो इधर याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव में राइट हैंड साइड और दक्षिणी ध्रुव में लेफ्ट हैंड साइड जो हवाएं हैं वह मुड़ेंगी, चाहे ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएँ या फिर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं। ठीक है, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में चाहे ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएं या फिर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आएँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं भारत के संदर्भ में, यह है हमारा पृथ्वी और यह है हमारा भारत। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब जब दक्षिणी गोलार्ध को हम यहाँ पर 3 भागों में बांट देंगे, यह हमारा 0 डिग्री है और यह हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वह मकर रेखा है। जब हवाएं मकर रेखा की तरफ से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं तो इस तरह से गतिशील होती हैं, मतलब फेरल के नियम के अनुसार ध्रुवों की तरफ से आ रही हैं तो अपने बाएं तरफ मुड़ रही हैं। जब भी यह विषुवत रेखा को पार करेंगी, जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेंगी तो फिर यह अपने दाईं तरफ मुड़ जाएंगी, मतलब इस तरफ मुड़ जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा फेरल का नियम कहता है, इसलिए इनको उस तरफ मुड़ना ही है। तो यही जो अब इनकी दिशा देखिए किधर थी, पहले थी दक्षिण पूरब थी, यह दक्षिण वाला भाग है और दक्षिण में यह पूरब है इधर साइड, तो इधर साइड से चल रही हैं तो यह दक्षिण पूरब से चल रही हैं। लेकिन जैसे ही यह विषुवत रेखा को पार करती हैं तो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, तो इनकी जो गति हो जाती है वह हो जाती है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, यहाँ देखिए यह दक्षिण है और यह पश्चिम की ओर से जा रही हैं। दक्षिण पश्चिम से हो जाती है इनकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर। तो जब यह उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है तो यह भारत के जो क्षेत्र है उस पर प्रवाहित होने लगती हैं, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। अब देखिए यह है हमारा प्यारा भारत, और प्यारा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? वह 23.5 डिग्री पर स्थित है। इस पर राज्य कौन कौन से हैं? अब पुरानी बातों को आपको इंटरलिंक करके चलना है, उनको समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि अब हम नए तथ्य पढ़ रहे हैं और नई बात बता रहे हैं आपको। तो कुल 8 राज्य हैं, उसमें से गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आपसे बताया था उड़ीसा और बिहार नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कहीं होगी विषुवत रेखा। जब भी विषुवत रेखा से व्यापारिक पवनें इसको पार करेंगी वैसे ही यह किधर मुड़ जाएंगी? दक्षिण पूर्व की दिशा से यह दक्षिण पश्चिम की दिशा से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलने लगेंगी, भारत के ऊपर प्रवाहित होने लगेंगी। क्योंकि ये हवाएं सागरीय क्षेत्र से होकर आती हैं इसलिए इनमें काफ़ी आर्द्रता होती है, और आर्द्रता होती है इसलिए यह वर्षा करती हैं। यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, पहला अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकराकर ये वर्षा कर देती हैं। इसलिए पश्चिमी तट
का जो पश्चिमी किनारा है, पश्चिमी तट का पश्चिमी किनारा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि पश्चिमी तट का जो पूर्वी किनारा है वह वर्षा विहीन क्षेत्र है, क्योंकि इसके आगे जब हवाएं जाती हैं तो काफ़ी ऊपर उठ जाती हैं और वहाँ पर संग्रहित नहीं हो पाती हैं, तो इस वाले क्षेत्र को वर्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब देखते हैं भारत की जलवायु। अब जलवायु क्या होता है, हमें यह भी समझना है। हम दो चीज़ें समझ गए हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं सामान्यतः, अगर इनको कोई बाह्य कारक ना प्रभावित करें, लेकिन फेरल के नियम से हवाएं प्रभावित होती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, चाहे उनकी गति ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर हो या फिर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हो। ठीक है, यह बात आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखनी है। अब बात करते हैं जलवायु की। जलवायु क्या होता है? तो जलवायु शब्द बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं वह आज अच्छे से समझ लें। आपने मौसम के बारे में सुना होगा। मौसम का पूर्वानुमान हमेशा आता रहता है आपके टीवी पर, रेडियो पर या न्यूज़ में। तो मौसम क्या होता है? मौसम होता है किसी दिन की औसत दशाएं जो होती हैं उसे हम मौसम कहते हैं। औसत दशाएं जैसे तापमान है, ह्यूमिडिटी है, पवन की गति है, इन सब को जोड़कर जो एवरेज आता है उसे हम उस दिन का मौसम कहते हैं। आज मौसम अच्छा था, ऐसा आप सुनने को पाते होंगे। आज मौसम अच्छा है या अच्छा था, कल मौसम अच्छा था या कल मौसम अच्छा होगा, इस तरीके के शब्द आप सुनने को मिलते हैं, आपको सुनने को मिलते हैं। तो इस जो मौसम शब्द है इससे तो आप परिचित हो गए होंगे कि ऐसी दशाएं किसी छोटे समय अंतराल के लिए, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 1 हफ्ता की जो मौसमी दशाएं होती हैं उनको हम मौसम कहते हैं। जो दैनिक दशाएं होती हैं तापमान से संबंधित या वायु से संबंधित, वायु की गति से संबंधित, आर्द्रता से संबंधित, उनको हम सम्मिलित रूप से मौसम कहते हैं। फिर जलवायु किसे कहते हैं? तब हमें तो जलवायु तक पहुंचना है। तो इसी मौसम की जब लंबे समय के लिए औसत दशाओं का ज्ञात कर लेते हैं हम, मान के चलिए 20 वर्ष तक की मौसमी दशाओं के औसत को हम किसी देश या क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जैसे यह है हमारा प्यारा भारत, और भारत की 20 वर्ष की जो जलवायु है, मौसमी दशाएं हैं, उनका जब हम अध्ययन कर लेते हैं तब हम उसे किसी जलवायु क्षेत्र में विभाजित कर पाते हैं या कह पाते हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है, शीतकटिबंधीय है, शुष्क है, या जो भी जलवायु के प्रकार हैं उनके बारे में, इसके बारे में विस्तार से हम विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, जलवायु के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर आप इतना समझिए कि जलवायु किसे कहते हैं। यह मौसमी दशाओं का योग होता है, लेकिन वह कौन सी मौसमी दशाएं होती हैं? जो लंबे समय की होती हैं, लगभग 20 वर्ष का समय की जो मौसमी दशाएं होती हैं उनको हम जलवायु कहते हैं। अब देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। तो 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और शीत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु जो है वह मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। फिर वर्षा ऋतु जो है वह मध्य जून से लेकर सितंबर तक रहती है, और जो शरद ऋतु है वह अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य रहती है, और शीत ऋतु है वह दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहती है। साथियों, अगर भारतीय जलवायु के बारे में बात की जाए तो भारत की जलवायु जो है वह उष्ण कटिबंधीय भी है और शीत कटिबंधीय भी है, इसलिए इसको सम्मिलित रूप से हम शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। शीतोष्ण
जलवायु, मतलब भारत की जो जलवायु है वह उष्ण भी है और शीत भी है, क्योंकि ठंडक में हमें जाड़ा लगता है तो लगता है ठंडी जलवायु है, गर्मी में हमें बहुत गर्मी लगती है तो लगता है उष्ण जलवायु है। तो इसी को मिलाकर बन गई है शीतोष्ण जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण। और अगर कहा जाए कि सर्वप्रथम मौसम शब्द का सर्वप्रथम जो मौसम है इस शब्द का जो प्रयोग किया था वह अरब के भूगोलवेत्ताओं ने किया था, इसलिए मौसम जो है वह अरबी शब्द है। फिर देखते हैं भारत की पर्वत एवं पहाड़ियाँ, क्योंकि पर्वत एवं पहाड़ियों के बिना हम जलवायु को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। यह जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अरावली पर्वत है, यहाँ पर थार मरुस्थल है, यहाँ पर उत्तरी मैदान है, यहाँ पर उत्तरी मैदान है। फिर इसके अरावली पर्वत के दक्षिण में विंध्यन क्रम है, विंध्यन क्रम के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में आप आएंगे तो यह पश्चिमी घाट है जो आपका महाराष्ट्र से लेकर केरल तक है। फिर ये पूर्व की ओर पहाड़ियाँ हैं जो कटी फटी हैं कई जगह से, एक जगह मिली हुई नहीं है पश्चिमी घाट की तरीके से, जिसमें सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, जावेदी की पहाड़ियाँ हैं और नलमाला की पहाड़ियाँ हैं और रंपा की पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर में जाएंगे तो आपको राजमहल हिल मिल जाएंगी और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर आपको यहीं पर मासिन राम है जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। फिर इसके उत्तर में जाएंगे तो आपको नागा हिल मिल जाएंगी, उसके उत्तर में जाएंगे तो पटकाई की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, उसके उत्तर पश्चिम में आएंगे तो आपको मिसमी की पहाड़ियाँ मिलेंगी और मिसमी पहाड़ियों के पश्चिम में आप आएंगे तो आपको अबोर की पहाड़ियाँ ये वाली मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर देखिए राजमहल हिल हैं और महादेव हिल हैं और मैकाल हिल हैं, ये मध्यवर्ती भारत की उच्च जो भूमियाँ हैं उनका हिस्सा हैं। यहाँ पर देखिए पूर्वी पहाड़ियाँ हैं जो कटी फटी हैं, आपको बता चुके हैं, और इन्हीं के बीच में यह आपका प्रायद्वीपीय पठार है। अब इसे प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं, यह बात अगर या यह प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए कोई यह सागर है जो तीन तरफ से सागर से घिरा होता है क्षेत्र, उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं और क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। मतलब उत्तर में पूर्व में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। इस प्रकार पूरब से भी यह सागर से घिरा है, दक्षिण से भी सागर से घिरा है और पश्चिम से भी सागर से घिरा है। तो इसलिए यह कैसा क्षेत्र है, यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। लेकिन प्रायद्वीपीय क्षेत्र के साथ क्योंकि यह पठार है इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यहाँ तक बात आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर है भारत की जलवायु पर पर्वत एवं पहाड़ियों, यहाँ पर का कर लीजिएगा, का प्रभाव। तो पर्वत एवं पहाड़ियों का प्रभाव क्या होता है ज़रा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्वत हैं, अब यहाँ पर जब दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा तो सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर इसके पश्चिमी किनारे पर खूब बारिश कर देगा। जब खूब बारिश कर देगा तो वायु में जो आर्द्रता है वह घट जाएगी और हवाएं जब आगे बढ़ेंगी तो वह उतनी आर्द्रता उनमें नहीं होगी कि आगे और ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा आगे बारिश कर पाएँ। फिर यह और ऊपर उठेंगी हवाएं, फिर संघनित होंगी, फिर यहाँ बारिश करेंगी। लेकिन ये जो पश्चिमी घाट है इससे ऊंची आगे कोई चोटी नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये हवाएं सीधे आगे की ओर निकल जाती हैं। कहाँ? आपके बिहार तक पहुँच जाती हैं। बिहार तक कैसे पहुँच जाती हैं? बिहार तक यहाँ पर नर्मदा एवं तापी नदियों का जो घाटियाँ हैं वहाँ से प्रभावित होकर ये आगे की ओर चली जाती हैं, लगभग मध्य प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक विस्तृत हो जाती हैं। फिर पूर्व की ओर अगर देखें तो पूर्व की ओर कटी फटी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जब बंगाल की शाखा की तरफ से जो
मानसूनी हवाएं आती हैं वह इसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और काफ़ी दूर तक बारिश करती हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई भी पहाड़ या पर्वत नहीं बचा। जैसे जैसे अंदर बढ़ती जाती हैं इनमें आर्द्रता तो घटती जाती है, लेकिन जैसे आगे बढ़ती हैं फिर ऊपर उठती हैं, संघनित होती हैं, फिर बारिश होती है। इस प्रकार यह अरावली तक जो है का क्षेत्र जो है पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ तक यह बारिश करती हैं। फिर यहाँ से जो एक शाखा अरब सागर की प्रवेश करती है वह अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण यहाँ पर बारिश नहीं कर पाती है। मतलब राजस्थान का जो पूर्व पश्चिमी इलाका है थार मरुस्थल, वह इसलिए थार है क्योंकि यहाँ पर इनको रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो यह पाकिस्तान का क्षेत्र है और भारत का क्षेत्र है मरुस्थली, इसके कारण और गर्मी होती है और ये हवाएं और ऊपर उठ जाती हैं। मतलब यहाँ पर अरावली पर्वत के ऊपर से ही ये निकल जाती हैं और यह पहुँच जाती हैं हिमालयी क्षेत्र में, जहाँ पर यह शिवालिक रेंज से, धौलाधर रेंज से, पीर पंजाल और इस वाले क्षेत्र में बारिश करती हैं। वह हिमपात के रूप में करती हैं और अगर नमी रहती है, गर्मी रहती है मौसम में, तो वह वर्षा जल के रूप में भी करती हैं। अब उत्तर का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम आपसे कई बार बता चुके हैं। सबसे ऊपर काराकोरम है। काराकोरम का दक्षिणी एवं पूर्वी विस्तार कैलाश पर्वत है। काराकोरम पर्वत के दक्षिण में आपको लद्दाख रेंज मिलेगी। लद्दाख के दक्षिण में जास्कर है। जास्कर के दक्षिण में पीर पंजाल है और फिर सबसे अंतिम में धौलाधर है और धौलाधर के नीचे आपका शिवालिक है। ठीक है, ये श्रेणियाँ आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, क्योंकि इनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे भारत की जो जलवायु है उसको समझने में भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी। अभी हम इसके एक एक पहलू को देख रहे हैं। जब हम सारे पहलू को देख लेंगे तब आपको लगेगा कि इन पर्वतों एवं पहाड़ियों की कितनी भूमिका है भारत की जलवायु को समझने के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय मानसून जून से प्रारंभ होकर जुलाई तक लगभग संपूर्ण भारत में पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा 1 जून को मानसून आता है केरल के तट पे, यह केरल का तट है, यहाँ पर लगभग 1 जून को मानसून आ जाता है। कभी कभी थोड़ा पहले आ जाता है और कभी कभी थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन औसतन 1 जून को माना जाता है कि आ जाता है। फिर यह 1 जून से प्रारंभ होकर इधर एक शाखा अरब सागर की तरफ से, एक बंगाल की तरफ से प्रवेश करती है भारत में और यहाँ पंजाब एवं हरियाणा तक के क्षेत्र को यह 15 जुलाई तक पहुँच जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तथा जुलाई से लेकर सितंबर के अंत तक भारत लगभग पूर्णतः भारत से, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, भारत से लगभग पूर्णतः वापस चला जाता है। एक तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला है 1 जून से प्रारंभ होता है और 15 जून को यहाँ 15 जुलाई को पहुँच जाता है और फिर 15 जुलाई से सितंबर लास्ट तक आते आते फिर यह भारत से वापस भी चला जाता है। सितंबर में यह वापस चला जाता है। वही बात बताई गई है। कहने का अर्थ यह हुआ कि भारतीय जो मानसून है वह जून से प्रारंभ होता है और सितंबर तक की अवधि तक रहता है। फिर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो साथियों, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है और कब इसकी अवधि होती है? वह मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। अब मार्च में क्या होता है, जो ITCZ होता है वह लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। अब यह ITCZ क्या होता है और यह उत्तरी रेखा को क्यों पार कर जाता है, इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। आपने ऊपर पढ़ा है, अभी मैंने बताया है आपको कि जो सूरज है वह विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा के मध्य और कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य तक ही सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की। यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी है। जो सूरज की किरणें होती हैं वह इसी
विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा तक और कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, यह मकर रेखा है और यह कर्क रेखा है और यह विषुवत रेखा है, इन्हीं के मध्य सीधी पड़ती है। मतलब 180 डिग्री का जो एंगल बनता है सूरज के साथ जिस स्थान का पृथ्वी पर, वह स्थान कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य ही कहीं पर स्थित होता है। यहाँ पर जो पाई जाने वाली जलवायु है उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। अब एक समय में मान लीजिए यह सूरज है, जो सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, वह कहाँ पड़ रही हैं? आपकी कर्क रेखा पर। यह है हमारी कर्क रेखा, सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं। तो जो ITCZ है उसका जो पूरा नाम है वह है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या फिर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जहाँ जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं यह उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उसी स्थान पर पाया जाता है। मान लीजिए यह कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पर कर्क रेखा पर वास्तव में तो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, लेकिन यहाँ पर विषुवत रेखा की दशाएं पाई जाने लगेंगी। वैसे ही जब यह मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो मकर रेखा पर वास्तव में तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, लेकिन यहाँ पर विषुवत रेखा के समान दशाएं पाई जाने लगेंगी। तो इसे ही हम ITCZ कहते हैं। यह क्या होता है? लगभग सितंबर से मध्य जून के मध्य जून में यह कहाँ पहुँच जाता है? 25 डिग्री। और 25 डिग्री कहाँ पर है? 25 डिग्री जैसे कि यह हमारा भारत है, 23.5 तो यहीं पर था हमारा, 23.5 के भी ऊपर, मतलब यहाँ पर विषुवत रेखा जैसी दशाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब जब विषुवत रेखा जैसी दशाएं यहाँ पर उत्पन्न होने लगेंगी तब क्या होगा? ये सब जितनी भी यहाँ से हवाएं जाएंगी वह सब ITCZ के पास पहुँचना चाहेंगी। जो भी हवाएं चलती हैं, वह जो भी व्यापारिक हवाएं होती हैं वह विषुवत रेखा तक अपना लक्ष्य पूरा करती हैं। चाहे विषुवत रेखा कर्क रेखा के ऊपर हो, चाहे वह विषुवत रेखा अपनी ही वास्तविक स्थिति में हो या फिर वह मकर रेखा पर हो, वहाँ तक ये हवाएं अवश्य जाने का प्रयास करती हैं। फिर क्या है? अगला पॉइंट है परिणामतः होता क्या है? उत्तरी भारत में आंधियाँ आती हैं, ठीक है, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर नाम की आंधी आती हैं और बंगाल में काल वैशाखी नाम की आंधी आती हैं। यह आंधियाँ या तूफान जो होते हैं उनका स्थानीय नाम है। कब? मार्च से मध्य जून के बीच में, मई के आसपास आती हैं। और दक्षिण भारत में क्या होता है? इसमें कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं इन्हीं को, स्थानीय तूफानों को, और केरल तथा दक्षिणी भारत में इनको आम्रवृष्टि कहा जाता है, क्योंकि यह चेरी के फसल में लाभदायक होती हैं, इसलिए इनको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। और दक्षिण में आम की फसल पकने में सहायक होती हैं, इसलिए इन्हें आम वृष्टि कहते हैं। इन झंझावतों में या तूफानों में कुछ बारिश भी होती है, कुछ ओले भी पड़ जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उत्तर भारत है जहाँ पर इनको स्थानीय नाम आंधी है। यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है जहाँ पर इनका स्थानीय नाम काल वैशाखी है, क्योंकि बैसाख के महीने में आती हैं और ये काल के रूप में होती हैं। आंधी तूफान आता है तो सब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इसीलिए इसको काल वैशाखी कहते हैं। मतलब बैसाख के महीने में आने वाला काल, उसे हम कहते हैं मतलब बंगाली लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी। फिर नॉर्वेस्टर है, यह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश होकर एक शाखा ऊपर की ओर जाती है जो गर्म हवाओं की होती है, और यहाँ पर नॉर्वेस्टर नामक स्थानीय आंधी या तूफान लाती है जिनको हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। फिर दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में यह कर्नाटक राज्य है जहाँ पर कॉफ़ी की फसल काफ़ी होती है, तो यहाँ पर इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, क्योंकि यह चेरी की फसल के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये आंधी तूफानें लाभ पहुँचाती हैं उनको। आम की वर्षा को आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आम की फसल को जल्दी पका देती हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, दूसरा है
वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या होती है? वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर सितंबर माह तक चलती है। अभी ऊपर बताया है कि जून से लेकर 15 जुलाई तक जो मानसून है वह हरियाणा पंजाब के क्षेत्र तक पहुंच जाता है और फिर 15 जुलाई से लेकर सितंबर तक यह पुनः वापस चला जाता है। सितंबर के अंत तक आते आते मानसून लगभग भारत में समाप्त हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है, पाकिस्तान में बने निम्न वायुदाब क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे हम मानसूनी गर्त कहते हैं। मानसूनी गर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारा गुजरात है और यहाँ पर यह पूरा जो क्षेत्र है वह मरुस्थली है, जिसमें कुछ पाकिस्तान का हिस्सा है और कुछ भारत का हिस्सा है। तो इसमें जो यह निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है उसे हम मानसूनी गर्त कहते हैं। फिर है, इस समय तक, मतलब कि मध्य जून तक या सितंबर के मध्य तक जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है उस समय तक क्या होता है? विषुवतरेखीय पछुआ पवने या जितना रेड क्षेत्र है उसको आप ध्यान से याद रखिएगा। अभी इसको बताऊंगा मैं आगे क्या होता है यहाँ। इस समय तक विषुवतरेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रवाहित होने लगती हैं। मतलब इस समय तक जो है वह विषुवतरेखीय पछुआ पवन तथा दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन जो है वह भारत में प्रवाहित होने लगती है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। फिर इसके नीचे क्या है? ग्रीष्म ऋतु के पश्चात पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जो वर्षा ऋतु होती है तब उसमें पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो अब चलिए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषुवतरेखीय पछुआ पवन क्या होती है और दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन क्या होती है। जितना रेड इलाका है उसको आप ध्यान रखिएगा। अभी हमने जाना मानसूनी गर्त किसे कहते हैं। यह पंजाब में पाकिस्तान और भारत का जो क्षेत्र होता है उसका निम्न वायुदाब क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र का निम्न वायुदाब क्षेत्र, जिसे हम मानसूनी गर्त कहते हैं। अब जानते हैं विषुवतरेखीय पछुआ पवन क्या होती है। तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विषुवतरेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी वाणिज्यिक पवन के बारे में बताया गया है। हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखती हैं। यह बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। पर फेरल के नियम के कारण वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है। इस बात का भी जिक्र हमने किया है और फेरल के नियम को भी हमने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया दिया हूँ मैं अभी। फिर है, विषुवतरेखीय पछुआ पवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो हमारा 23.5 डिग्री है उत्तरी कर्क रेखा और यह विषुवत रेखा है और यहाँ पर हमारी मकर रेखा है। इन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली जो पवनें हैं उन्हें हम व्यापारिक पवन कहते हैं। इनका नाम व्यापारिक पवन क्यों पड़ा है, इसके बारे में एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। स्टोरी यह है या फिर कहानी यह है कि मध्य अक्षांशों में लगभग आपका 30 से 40 डिग्री मध्य अक्षांशों के बीच जब अरब के व्यापारी, मतलब कि यूरोप के व्यापारी अरब से घोड़े लेकर जाते थे, तो इस वाले रीजन में यहाँ पर 30 से लेकर 40 तक, या कहीं कहीं आप इसे 25 से लेकर 35 तक भी लिखा हुआ पा जाएंगे। मोटा मोटा कह सकते हैं कि 35 से 40 के बीच इस यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। और उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाने के कारण क्या होता है कि ऊपर से हवाएं नीचे की ओर अवतलित होती हैं, तो जो नाविक होते थे जिनमें घोड़े लदे होते थे तो उनको आगे की ओर बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो वो लोग क्या करते थे कि घोड़े को उतार कर नाव से समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए इसको उच्च अक्षांश या फिर व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसीलिए इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं, क्योंकि यह व्यापार करने में काफ़ी सहायक और बाधक भी होती थी।
चलिए अब आते हैं अगले उस पे। अगला क्या है, हमें पढ़ना है विषुवत रेखी पछुआ पवन पढ़ना है। तो विषुवत रेखी पछुआ पवन क्या होती है? यह जो व्यापारिक पवनें होती हैं वह दोनों गोलार्धों में चलती हैं। और आपको पता होगा जब भी कोई पवन सागर पे चलेगी तो अपने साथ बहुत सारा जल साथ में लाती है, और साथ ही यह पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर तेजी से घूम रही है। तो जिस कारण क्या होता है, यहाँ से सतही जल पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे पर, इस वाले किनारे पर ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से हो जाता है। यह सतह है सागर की वास्तव में, लेकिन कुछ इस तरीके से के जल इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, इधर महासागरों के पश्चिमी किनारे पर। अब महासागरों के पश्चिमी किनारे पर जब इस तरीके से जल इकट्ठा हो जाता है तो जल की प्रवृत्ति है कि वह ढाल की ओर बहना प्रारंभ कर देता है। तो यही जल जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है वह पूर्व की ओर बहने लगता है। इसी धारा को हम पश्चिमी धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है, परिणाम स्वरूप पूर्वी तट पर जल की अधिकता हो जाती है इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि व्यापारिक पवनें काफ़ी मात्रा में पानी लाती हैं और इधर क्या कहते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी पानी पीछे की ओर आता है। तो इस वाले पश्चिमी तट पर काफ़ी मात्रा में पानी हो जाता है। जल की गति पूर्व से पश्चिम की ओर होती है सामान्यतः। यह गति इस तरफ होती है जल की, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, फिर अब अगले वाले चित्र में देखते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, यह वाली जो है उसे कहते हैं। इस वाले चित्र को आप देखिए तो इसमें क्या है, यह विषुवत रेखा है, यह कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है हमारी, और यह पूर्वी व्यापारिक पवन है, और यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। यह उत्तर पूर्वी है और यह दक्षिण पूर्वी है, दोनों एक तरफ लाते हैं। जब यहाँ जल अधिक हो जाता है तो विषुवत रेखी पश्चिमी धारा की उत्पत्ति होती है। यह विषुवत रेखी पश्चिमी धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील होती है। सामान्यतः पानी किधर से आता है, पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर आता है, लेकिन यह कुछ मध्य भाग में कुछ ऐसा क्षेत्र बन जाता है 4-5 किलोमीटर का, जहाँ से जो जलधारा होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इसे ही हम विषुवत रेखी पश्चिमी धारा कहते हैं। अब इसी धारा के सहारे जो पवन चलती है, इसी धारा के ऊपर जो पवन चलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विषुवत रेखी पछुआ पवन। कि विषुवत रेखा पर पश्चिम की ओर जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है उसे हम विषुवत रेखी पछुआ पवन कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दक्षिण वाणिज्यिक पवन और विषुवत रेखी पछुआ पवन के बारे में जाना। अब बात करते हैं अब फिर से अपने विषय पर वापस आते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। जेट स्ट्रीम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पश्चात यह जेट स्ट्रीम जो है वह मध्य एवं दक्षिण भारत के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। मतलब ये जो भारत का क्षेत्र है मध्य का और दक्षिण का, इसके ऊपर वायुमंडल में प्रवाहित होने लगती है। किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरफ से, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह अस्थायी जेट स्ट्रीम होती है। यह परमानेंट जेट स्ट्रीम नहीं होती है, इसे अस्थायी जेट स्ट्रीम कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ इसी समय में होती है, मानसून के समय में। उसके पश्चात ये इसका प्रभाव खत्म हो जाता है या यह समाप्त हो जाती है। फिर है प्रायद्वीपीय आकृति के कारण क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अभी आपको ऊपर बताया था, यह भारत है, यहाँ पर एक शाखा अरब की शाखा और दूसरी बंगाल की शाखा में जो मानसून है वह विभाजित हो जाता है। वही बात यहाँ पर कही गई है। एक शाखा जो है वह अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की शाखा के नाम से बढ़ जाती है। फिर है महाबलेश्वर जो 650 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, और पुणे उसी अक्षांश पर पड़ोस में ही स्थित है, लेकिन वहाँ 60 सेंटीमीटर ही वर्षा प्राप्त हो पाती है। इसके पीछे क्या कारण है, अभी आपको मैंने बताया था
कि यह पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। इसका पश्चिमी किनारा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और महाबलेश्वर इसी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जहाँ से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। और पुणे इसके जो यह पश्चिमी घाट है इसके पूर्वी तट पर स्थित है। अब यह वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश ऐसा होता है जहाँ पर आर्द्रता वाली, नमी वाली हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, इसलिए पुणे में बारिश नहीं हो पाती है, जबकि महाबलेश्वर में काफ़ी अच्छी बारिश होती है। फिर है नर्मदा एवं ताप्ती होकर एक शाखा गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार तक पहुंच जाती है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर नर्मदा घाटी है, यहाँ पर ताप्ती घाटी है। अरब सागर की ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वह इन्हीं घाटियों से होकर आपके सतपुड़ा एवं विंध्यन के समानांतर बहते हुए बिहार तक पहुंच जाती हैं। फिर है राजस्थान। राजस्थान की क्या पोजीशन है इसके बारे में देख लेते हैं। यह समानांतर पर्वत हैं। अरावली पर्वत जो है वह इस तरीके से दिशा में है, अरावली पर्वत, और इन्हीं के समांतर अरब सागर से मानसूनी हवाएं जाती हैं अंदर, तो कोई अवरोध नहीं मिलता है, तो इसलिए वह सीधी चली जाती हैं। साथ ही एक फैक्टर और इसमें काम करता है, गर्म एवं शुष्क हवाएं पाकिस्तान एवं भारत की। यहाँ पर थार मरुस्थल है या मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा भारत और पाकिस्तान का, तो इससे इन मानसूनी हवाओं को और एनर्जी मिलती है, जिसके कारण यह और सतह से ऊपर उठ जाती हैं और पूरा राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नाम मात्र की करती हैं और यह आगे बढ़ जाती हैं, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश करती हैं हिमपात और वर्षा के रूप में। फिर है मासिन राम, जहाँ पर जो वर्षा होती है वह 1141 सेंटीमीटर होती है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यह एक कीपनुमा पहाड़ियाँ हैं जो आपकी गारो हैं, खासी हैं और जयंतिया हैं। वह पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से हैं, जहाँ पर हवाएं जाती तो हैं लेकिन बाहर की ओर नहीं निकल पाती हैं, तो गारो, खासी, जयंतिया के बीच में फंसकर यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं। और जो खासी है आपका मध्य में, यहीं पर आपका मासिन राम स्थित है, जो विश्व का सर्वाधिक जल प्राप्त करने वाला स्थान है। इससे पहले जो स्थान था वह भी यही था, जिसका नाम चेरापूंजी था नहीं, स्थान अब भी है, लेकिन अब वह सर्वाधिक वर्षा नहीं प्राप्त करता है, वह अब मासिन राम प्राप्त करता है। फिर है मानसूनी गर्त के विस्थापित होने से वर्षा की मात्रा में उतार चढ़ाव होता है। अब यह मानसूनी गर्त विस्थापित कैसे होता है? मानसूनी गर्त तो आप अभी पढ़ लिए ऊपर कि मानसूनी गर्त ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, और यह विस्थापित कैसे होता है। अब मान लीजिए कि जो सूरज है वह सदैव एक जगह तो रहता नहीं है, हर दिन गतिशील रहता है। मान लीजिए कहीं यहाँ पर है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, कुछ दिन बाद यह आ जाएगा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, कुछ दिन बाद और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पहुँच जाएगा। तो जब यह इधर से बढ़ रहा था तब यहाँ का तापमान बढ़ा। उसके बाद जब यह नीचे की ओर आया तो पहले तो जब यह ऊपर की ओर निकल गया तो यहाँ का तापमान घट गया, क्योंकि यहाँ पर सीधी रेखाएं नहीं पड़ रही। लेकिन जब फिर से नीचे की ओर आएगा तो फिर से यहाँ पर सीधी रेखाएं पड़ेंगी, तो यहाँ का तापमान फिर बढ़ जाएगा। इसीलिए जो ये मानसूनी गर्त है इसका स्थानांतरण ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब सूरज की किरणें जहाँ समानांतर पड़ती हैं वहाँ पर मानसूनी गर्त का निर्माण होता है। अगर कोई स्थलीय क्षेत्र है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर मानसूनी गर्त बन जाएंगे। फिर है विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी वाणिज्यिक पवन, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून एवं पूर्वी जेट स्ट्रीम। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है और पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ समझिए, यहाँ पर देखिए यह हमारी विषुवत रेखा है और यह हमारी कर्क रेखा है और यह हमारा प्यारा भारत की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति है।
तो जब भी ये व्यापारिक पवनें इस विषुवत रेखा को पार करेंगी तो यह पुनः किधर मुड़ जाएंगी, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। क्यों मुड़ जाएंगी? क्योंकि ऐसा फेरल का नियम कहता है कि जब भी कोई कोई भी जो वायु राशि है वह विषुवत रेखा को पार करेगी तो वह अपने, अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो अपने बाईं ओर मुड़ेगी। यहाँ पर इनकी दिशा बाईं ओर है मुड़ी हुई, लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेंगी ये दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी और भारत में प्रवेश करके काफ़ी वर्षा करेंगी, क्योंकि यह सागरों के ऊपर से आती हैं तो इनमें आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है। फिर बात करते हैं यह पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या होती है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम को थोड़ा समझिएगा आप। यहाँ पर पूर्वी जेट स्ट्रीम, यह तिब्बत का पठार है जो सतह से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर है और इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, इसलिए यह ग्रीष्मकाल में हॉट स्पॉट हो जाता है या निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाता है या फिर लो प्रेशर क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर देखिए मेडागास्कर है और ये आपका अफ्रीका प्रायद्वीप का हिस्सा है। यहाँ पर यह व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं यहाँ से, लेकिन यह व्यापारिक पवनें जब यहाँ पर जो तिब्बत का पठार है यह काफ़ी गर्म हो जाता है तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर ऊपर उठते ही इनके तापमान में कमी आती है और यह ठंडी होती हैं। तो ऊपरी वायुमंडल में, सतह पर नहीं, आप ऐसा समझिएगा कि ऊपरी वायुमंडल में जब ये ठंडी हो जाती हैं तब यहाँ पर जो हवाएं हैं, सतह की हवाएं जो उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हैं, तो यह इनको आकर्षित करती हैं अपनी ओर ऊपरी वायुमंडल में। तो फिर यह ऊपरी वायुमंडल में इधर से चलकर यहाँ अवतलित होने लगती हैं, मतलब यहाँ पर आकर यह नीचे बैठने लगती हैं या नीचे उतरती हैं। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। दूसरे फिगर में समझिए, यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट करती हैं यही पूर्वी जेट स्ट्रीम की धाराएं जो उधर तिब्बत के पठार से आती हैं, वह ऊपरी वायुमंडल में वह यहाँ पर हाई प्रेशर बनाती हैं। तो जैसे ही हाई प्रेशर जितना ही बनता रहेगा, जितना ही ज़्यादा रहेगा, उतना ही भारत की जलवायु अनुकूल रहेगी, क्योंकि जितना हाई प्रेशर रहेगा उतनी ही यह तेज़ी से हवाएं किधर जाएंगी, भारत की तरफ जाएंगी और भारत में बारिश कराएंगी। जैसे कि यहाँ पर पश्चिमी तट पर बारिश करेंगी, बंगाल की शाखा जो है वह उत्तरी भारत के मैदानों में बारिश करेगी। और अगर यहाँ पर हाई प्रेशर की इंटेंसिटी या जो क्या कहते हैं उसे, हाई प्रेशर जो बनने की दर है वह कम रहेगी, तो फिर यह भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने भारतीय मानसून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की। अब इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज की क्लास यहीं पर समाप्त करनी है हमें, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी, क्लास भी सारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इसे पुनः देखिएगा, अगर ना समझ में आए, उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।